हेलो। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है और विशेष रूप से थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों की हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कितने क्रेडिट का कोर्स है। तो जान लीजिए 4 क्रेडिट कोर्स है। क्रेडिट का मतलब है कि 15 घंटे अगर आप पूरे इंटेंशन के साथ पढ़ते हैं तो वो 1 क्रेडिट के बराबर होता है। इसलिए 4 क्रेडिट के कोर्स में आपको 60 घंटे पढ़ने हैं। तो इस कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो जो पहला यूनिट है उस यूनिट का नाम है एजुकेशन एंड फिलॉसफी, शिक्षा और दर्शन। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है जिसमें मानव में विशिष्ट गुणों का विकास किया जाता है, और दर्शन मानव के लिए क्या उचित और क्या अनुचित है उस पर चर्चा करती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और पहले यूनिट का पहला जो टॉपिक है एजुकेशन एंड फिलॉसफी, इसमें हम लोगों को पढ़ना है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी, कि जो दर्शन का अर्थ क्या है, दर्शन की अवधारणा क्या है, दर्शन का संप्रत्यय क्या है, और जो फिलॉसफी और दर्शन में डिफरेंस क्या है। क्योंकि फिलॉसफी का मतलब ही होता है दर्शन। इसका मतलब कि वेस्ट में दर्शन को किस रूप में देखा जाता है और हमारे यहाँ भारत में या पूरब में किस तरह से देखा जाता है दर्शन को। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और वेस्ट के कॉन्सेप्ट में और हमारे कॉन्सेप्ट में, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन की बात की गई। जो फिलॉसफी की ब्रांचेज क्या है, एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, एक्सियोलॉजी है, लॉजिक उसके पीछे क्या है, ये सब उसके ब्रांचेज हैं, उनको पढ़ना है। और शिक्षा किस प्रकार इन चीज़ों को आगे बढ़ाती है और इसको समझने में हेल्प करती है, इनके रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे। इसके बाद आगे जब यूनिट 2 की बात आती है तो इसमें ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी। सबसे पहले तो हम प्राचीन भारतीय दर्शन का परिचय सीखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वेद क्या है, उपनिषद क्या है, प्रस्थान त्रयी क्या है। इसके बाद इसमें वेदांत और भागवत गीता दो को अच्छे से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। वेदांत का मतलब होता है कि वेदों का अंतिम भाग यानी जिस्ट ऑफ द वेदास, तो हमें उसको पढ़ना है। उसमें जिसमें हम उपनिषदों को समझेंगे और वेदांत में जो आचार्य शंकर ने वेदांत दिया है उसको पढ़ा जाएगा, जिसमें अद्वैत वेदांत सबसे प्रमुख है। और स्वामी विवेकानंद ने जो नव वेदांत का कॉन्सेप्ट दिया है उसको पढ़ा जाएगा। दोनों महत्वपूर्ण है भारतीय परिस्थितियों में खुद को समझने के लिए, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना है। भागवत गीता जिसे कहा गया है कि यह अत्यंत अमृत के समान है, यह जीवन देने वाला है। तो हम लोग भागवत गीता जो कि कर्म का सिद्धांत है एक तरह से, इसमें व्यक्ति किस प्रकार से अपने को देखता है, अपने कर्मों को देखता है और किस प्रकार से निरपेक्ष रहते हुए निष्काम भाव से अपने कर्मों को करता है और उसमें फल आदि की चिंता में या उसके दुश्चिंता में फंस करके काम नहीं करता है, बल्कि क्या उचित है क्या अनुचित है इसके बोध को लेकर के काम करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वेदांत और भागवत गीता को पढ़ेंगे। इसके लिए जो किताबें को मैंने रिकमेंड किया है तो एल.के. वोड की किताब है शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, और भागवत गीता जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने लिखा है, ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं और इनको पढ़ा जा सकता है। पीडीएफ इसके उपलब्ध हो जाएंगे गूगल पे, वहाँ जाके अगर पीडीएफ डाउनलोड हम करना चाहें तो डाउनलोड हो जाएंगे और वहाँ से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यूनिट 3 की जब बात करते हैं, यह है ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। पश्चिम का दर्शन और पूरब के दर्शन बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट चूँकि पश्चिम में ज़्यादा हुआ हर चीज़ को लेकर के, इसलिए हमें पश्चिम के दर्शन से वाकिफ़ होना आवश्यक है। इसमें आइडियलिज़म है,
आइडियलिज्म को हम लोग हिंदी में तो आदर्शवाद कहते हैं, लेकिन ये सही अनुवाद उसका नहीं है, सही मतलब नहीं है। यह शब्द आइडिया से आया है। आइडिया का मतलब होता है विचार, तो आइडियलिज्म का सही अर्थ होता है विचारवाद। इसको पढ़ा जाएगा। ये क्लासिकल है। अरस्तु, प्लेटो प्राचीन काल से जो चला आया है दर्शन की विधा, और भारत में भी जो शास्त्रीय दर्शन है प्राचीन काल के, जिसमें हम खड़ दर्शनों की बात करते हैं, तो ये सब लगभग आदर्शवाद से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, तो उनका अध्ययन करना है। फिर नेचुरलिज्म, जिसमें रूसो की बात आती है कि जो प्रकृतिवाद इसको बोलते हैं हिंदी में, कि हमें प्रकृति पे निर्भर रहना है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चलना है, प्रकृति ही हमारा निर्माण करती है, प्रकृति के अनुसार हमें ढलना है। तो हम प्रकृतिवाद को भी पढ़ेंगे। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म को पढ़ना है। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रयोजनवाद, कि मनुष्य का जीवन किसी न किसी प्रयोजन के निमित्त वह हर कार्य करता है। हर काम किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी स्वार्थ, किसी न किसी प्रयोजन को ध्यान में रख के ही हम करते हैं। तो ये तीनों दर्शन, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, यानी आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, तीनों को बृहद रूप से पढ़ना है, विस्तार के साथ पढ़ना है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, टीचिंग मेथड्स क्या है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या है, इसमें डिसिप्लिन की बात कैसे है, इसमें जो कोर्सेज कैसे रखे जाने हैं, जो करिकुलम का फ्रेमवर्क है वो किस प्रकार क्या होगा, तो और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, और इसकी रिलीवेंसी क्या है वर्तमान समय में, इन सारे चीज़ों को देखते हुए इनका हमको अध्ययन करना है। यूनिट 4 में जब हम आते हैं तो सम प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर्स की बात करते हैं, कि भारत के और विश्व के जो महत्वपूर्ण जो शिक्षक या चिंतक रहे हैं, जो शैक्षणिक चिंतक रहे हैं, जो शिक्षा पे अपने विचार रखे हैं, शिक्षा को एक नया रूप दिया है, शिक्षा को एक दर्शन दिया है, एक दिशा दिया है, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना है। तो महात्मा गांधी, जो हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन भी कहलाते हैं, राष्ट्रपिता हैं, और उनका जीवन अपने आप में एक दार्शनिक विचारधारा की तरह है। उनकी जो जीवन मूल्य हैं वो ही उनका दर्शन है। और उन्होंने एक विचार दिया था बेसिक शिक्षा पद्धति का, बुनियादी शिक्षा पद्धति का, या बुनियादी शिक्षा तालीम जिसको बोलते हैं, जो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था। तो उनको जब पढ़ा जाएगा कि ये किस तरह की बात करते हैं, एजुकेशन के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं, कैसे हासिल करना चाहते हैं, ये सारी बातें बड़े विस्तार के साथ जब महात्मा गांधी जी को हम लोग पढ़ेंगे तो उनके शिक्षा दर्शन के अनुरूप हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद, जो आधुनिक भारत के एक युवा संत के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने नव वेदांत की अवधारणा दिया, और एक मास कन्वर्जन जो हो रहा था हिंदू धर्म का ईसाई धर्म में, जो धर्म परिवर्तन करके लोग जा रहे थे, इनके प्रयासों ने उसे रोकने में काफ़ी मदद किया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इनके 3 बड़े प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो उनके बारे में जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनके शिक्षा दर्शन जो नव वेदांत है उसको भी पढ़ा जाएगा, और इनकी रचनाओं के बारे में भी बात की जाएगी। इसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने आप में एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। हालांकि एजुकेशन पर डायरेक्ट अप्रोचेज उनके कम हैं, लेकिन इनकी जो डिफरेंट पॉलिटिकल, डिफरेंट सोशल आइडियाज़ थे, उन सब में कहीं ना कहीं एजुकेशन का पुट भरा हुआ है। इनके लेखन में, इनके भाषण में, इनके पत्रों में, इनके कार्यों में, हर जगह शिक्षा को एक नई दिशा देने की वो जो दिखती है प्रयास, वो अपने आप में बहुत ही मूल्यवान है। और विशेष रूप से दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, महिलाओं के लिए, जो कहीं से शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं, तो उनके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। और अंग्रेजी राज के समय में इन्होंने तमाम अपने प्रयास से शिक्षा में सुधार करवाए, और हायर एजुकेशन से लेकर के प्राइमरी एजुकेशन तक की बात इन्होंने किया, और हर जगह इनके दर्शन, इनके विचार उसमें परिलक्षित होते हैं। इसके बाद रूसो जो अभी प्रकृतिवाद और नेचुरलिज्म में हम लोग इनको पढ़ेंगे,
ये रूसो भी बहुत बड़ा चिंतक थे और ये मानते थे कि व्यक्ति में बुराई समाज से आती है, अगर हम प्राकृत के अनुरूप जिए तो सबसे आदर्श जीवन हमारा होगा, सबसे अच्छा जीवन होगा। तो इन्होंने बहुत सी किताबें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दी एमिल इनकी फेमस किताबें हैं। जब इनको पढ़ा जाएगा रूसो को तो उन एमिल और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी चर्चा की जाएगी और उनको थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा। इसके बाद डीवी जो अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे, फिलासफर थे और अपने समय के सबसे बड़े चिंतक थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, वो प्रोफेसर थे और ये बहुत सी किताबें लिखी। इनकी किताबें समाज पर, राजनीति पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की शिक्षा पर, व्यक्ति के विकास को केंद्र में लेकर के इन्होंने बहुत लिखे। और इनके किताबों का परिणाम, जिसे किताब के नाम मैं लूँगा हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी इन्होंने किताबें लिखी। एक समय था जब डीवी पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय शिक्षक, लोकप्रिय एजुकेशनिस्ट और विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहे थे। तो जब इन्हें पढ़ा जाएगा तो इनकी रचनाओं के बारे में, इनके दर्शन के बारे में, इनके योगदान के बारे में उसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो 5वां यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इसी पेपर में फिलॉसफी जहां हम पढ़ेंगे वहीं हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। मतलब एजुकेशनल फिलॉसफी मतलब शिक्षा दर्शन के साथ साथ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहले बात प्लुरलिज्म, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्लुरलिज्म की बहुलतावाद हमारे विचारों में, हमारे हर एरिया में। चूँकि हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई विविधता है, वैचारिक विविधता है, रिलीजियस विविधता है, हर तरह की डाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर प्लुरलिज्म को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे कोर्स में रखा गया है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में हर स्तर पर, आर्थिक साधन के स्तर पे और जाति के आधार पर, क्लास के आधार पे, रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, लिंग के आधार पे तमाम तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। और हमें देखना है कि कौन सी बुराइयां हमारे समाज को नेगेटिव स्वरूप प्रदान कर रही है, उनसे बचना है, समाज को जागरूक करना है। कौन सी चीज़ें हमें आगे बढ़ाने वाली है उनको चिन्हित करना है और समाज में उनको प्रसारित करना है ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो मजबूत बने। इसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो स्तरीकरण, कैसे समाज का स्तरीकरण हुआ है, उच्च, मध्यम, निम्न। तो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी हम लोग पढ़ेंगे, जो कास्ट के आधार पे है। जैसे हम कहते हैं कोई बड़ी जाति है, कोई मध्यम जाति है, कोई छोटी जात है, कोई नीच जाति है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कैसे आया है और उसका कितना बड़ा खामियाजा समाज को भुगतना पड़ा है, उसको जानेंगे। क्लास का मतलब क्लास जानेंगे, व्यवसायों के आधार पे जो क्लासेज हैं, रिलीजन के आधार पे जो क्लासेज हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स के आधार पे क्लासेज हैं, हमारे रहन सहन के आधार पे जो क्लासेज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जेंडर बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। जेंडर का मतलब लिंग, लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष। तो ये स्त्री और पुरुष तो नेचुरल फिनोमेना है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन एक सामाजिक है कि कोई महिला है तो ऐसी होगी, पुरुष है तो ऐसा होगा। इस तरह की जो सामाजिक निर्मिति है उसके रेस्पेक्ट में जेंडर को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला यूनिट 6 में पढ़ेंगे स्कूल, एजुकेशन एंड सोसाइटी। अब यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्कूल क्या है और स्कूल किस प्रकार का संगठन है। यह सामाजिक संगठन है। सोशल चेंज एंड एजुकेशन, भूमिका क्या है स्कूल की सामाजिक परिवर्तन में, समाज को आगे बढ़ाने में, सोशल मोबिलिटी में। तो इसको हम पढ़ेंगे, सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन, कि जिस तरह से मोबिलिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति समाज में शिक्षा के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो कैसे परिवार में पैदा हुए, किस तरह का जीवन बचपन में जिए और बाद का जीवन उनका कैसा हो गया। तो ये शिक्षा किस तरह से व्यक्ति को एकदम बिल्कुल बदल के रख देती है, इसके महत्व से हम परिचित होंगे ताकि शिक्षा को हम आगे बढ़ाएं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। फिर 7वां जो यूनिट है इसमें पढ़ना है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन,
पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब कि जो हमारी राज व्यवस्था है, जो राजनीतिक संरचना है, उसमें किस तरह शिक्षा को प्लेस मिला हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज हम पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा फंडामेंटल राइट का विषय है। अनुच्छेद 21 क में इसको रखा गया है, जो कि जीवन का अधिकार के साथ इसको भी रखा गया है। और संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में इसको मतलब अमेंडमेंट किया गया और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया और इसे फंडामेंटल राइट की जगह पर रख दिया गया। संविधान में 3 जगह परिवर्तन किए गए, एक फंडामेंटल राइट में, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 45 में और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के मतलब 51 जे में परिवर्तन किया गया। 3 जगह परिवर्तन किए गए और उसे संविधान में विधिवत जगह दिया गया। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो ऐसी नीति निर्देशक तत्व कि भविष्य में हम कैसा देश बनाएंगे, कैसा समाज बनाएंगे, कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू करेंगे, इनको भी जगह दिया गया है हमारे सिलेबस में। इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। और यूनिट 8 में जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात की गई है कि शिक्षा का आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो शिक्षा किस प्रकार एक व्यक्ति को स्वावलंबी बना देती है, शिक्षा किस प्रकार एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देती है, शिक्षा किस प्रकार लिवलीहुड का एक जरिया बन जाती है, किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर कैसे बदल के रख देती है, किस प्रकार उसका आर्थिक जो शक्ति है उसे समृद्ध करती है। और जब व्यक्ति समृद्ध होता है तो समाज समृद्ध होता है, समाज समृद्ध होता है तो पूरा राष्ट्र समृद्ध होता है। तो इस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ा जाएगा। फिर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर, किस प्रकार शिक्षा को हम विकास के संकेतक के रूप में देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ता है, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा राष्ट्र या देश विकास की तरफ अग्रसर होता है। इन चीज़ों को भी पढ़ना है। फिर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब 2015 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई तो ये देखा गया कि एजुकेशन किस प्रकार इसमें सहयोगी है। SDG 4 जो चौथा गोल है वो एजुकेशन है, तो इसको उसमें दिया गया है। और तमाम ऐसे गोल्स हैं SDG के जो इस चौथे गोल पे ही आश्रित हैं। अगर चौथे का विकास होगा तभी उनका विकास होगा। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण गोल है क्योंकि कई गोलों के लिए ये आधार का काम करता है। इसके बाद 2000 में यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल VS सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार सन 2000 में यूनाइटेड नेशन ने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तय किए थे और उसमें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या डिफरेंस है और दोनों एक दूसरे के लिए किस प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम क्यों करने जा रहे हैं, इस विगत 25 वर्षों में हमने क्या हासिल किया है, इसकी चर्चा उस पाठ में की जाएगी। इसके बाद ये तो रहा थियरी का पोर्शन और तमाम किताबों का इस जो हमने ये वीडियो बनाया है इसमें तमाम जिस संबंधित जिसे यूनिट 7 से संबंधित कौन से पुस्तकें हैं तो मैंने वहाँ रखा है। 7-8 से संबंधित पुस्तक है भारत का संविधान और एजुकेशन एंड मिलेनियम पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात जो की गई इन दोनों किताबों में मिल जाएगा। तो साथ साथ मैंने उन किताबों का भी जिक्र किया है। इसके बाद अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल जो हमारा है इसमें है कोर्स टाइटल क्या है, रिव्यू ए बुक written by prominent educational thinker included in the थियरी कोर्स। तो जो थियरी कोर्स में जो हमारे प्रोमिनेंट थिंकर कौन थे, महात्मा गांधी हैं, BR अम्बेडकर हैं, विवेकानंद जी हैं, रूसो हैं और DV हैं। तो इन पांचों लोगों के द्वारा लिखी गई किसी एक पुस्तक, जैसे हिंद स्वराज महात्मा गांधी का पुस्तक है, उनकी आत्मकथा उनकी पुस्तक है, या मेरे सपनों का भारत उनकी पुस्तक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बहुत लिखे किताब है बुद्ध एंड हिज धम्मा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, या शूद्र कौन थे, हु आर शूद्रास, ये सारे किताबें हैं। अनटचेबल्स, दी अनटचेबल्स जो मैंने इसे यहाँ लगा रखा है, ये सारी किताबों में से किसी एक किताब को पढ़ करके हमें रिव्यू लिखना है। इसके बाद विवेकानंद जी का जैसे मैंने बताया ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इनकी ऑटोबायोग्राफी, किसी एक किताब को पढ़ करके हम उस पर रिव्यू लिखेंगे और ये लिखना आपको बताया जाएगा। ये क्लासेज में
जब कभी मैं चर्चा करूंगा कि बुक रिव्यू होता क्या है, कैसे लिखा जाएगा, इसकी विधिवत चर्चा की जाएगी। इस पर जॉन डेवी की किताब है स्कूल और समाज, एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसके बाद ये रूसो की किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या चाहे द एमाइल आप ले लीजिए। तो डीवी और रूसो की बहुत सी किताबें हैं, किसी एक किताब पे हमको लिखना है। ये 2 क्रेडिट का कोर्स है। और इसमें पहले यूनिट 1 में क्या है, व्हाट इज ए बुक रिव्यू। पहला है कि व्हाट इज ए बुक रिव्यू होता क्या है, पुस्तक समीक्षा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरे यूनिट में है इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन ऑफ द बुक्स रिटन बाय एम के गांधी, स्वामी विवेकानंद एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमें उस पुस्तक के पर एक डिस्कशन करना है कि इन पुस्तकों में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, चाहे एम के गांधी की लिखी पुस्तक हो, या स्वामी विवेकानंद की लिखी पुस्तकें हों, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लिखी पुस्तकें हों। इनमें क्या लिखा गया है, किन चीज़ों की चर्चा की गई है, इससे हमें कौन सी समाज को दिशा मिलती है, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, और इन पुस्तकों में कौन सी चीज़ें छूट गई थी, वो यदि उसमें रहती तो और बेहतर होता। इनको हम लिखेंगे, उनको पढ़ने के बाद हमारा रिफ्लेक्शन भी उसमें आना चाहिए। इसके बाद यूनिट 3 में उसी तरह से जो विदेशी थिंकर हैं, जिनमें रूसो और डीवी हैं, उनकी पुस्तकों के परिप्रेक्ष्य में ही भी हम ऐसा ही करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारा रहा बीए सेकेंड ईयर के पहले सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर, जो जुलाई से दिसंबर तक जो सेशन है, इसमें ये ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और हम उम्मीद करेंगे कि इन किताबों को आप लोग PDF डाउनलोड कर लेंगे जाके गूगल से, या कुछ पुस्तकें खरीद लेंगे दुकानों से जा कर के, या हमारे जो लाइब्रेरी में उपलब्ध किताबें हैं उनमें से कुछ किताबें आप लोग ले लेंगे। तो ले करके इनकी, जिसे समाजशास्त्र के सिद्धांत हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन है, या शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनैतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य है। इसके बाद शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार हैं, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, फिर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, ये डॉक्टर रमन बिहारी लाल जी की किताब है। ये CS माथुर की किताब है, नहीं SP माथुर और CS शुक्ला की किताबें हैं। तो इन किताबों की तरह हम किताबें लेके खरीद सकते हैं, या कहीं से न कहीं से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखें। क्योंकि पढ़ने के बाद हमारा नॉलेज बढ़ना चाहिए, हमारे बिहेवियरल चेंज हमारे में आना चाहिए, और हमारा एक विजन भी बनना चाहिए, तब जाके सही मायने में हम पढ़ते हैं। इसका ध्यान रखें। ठीक है, शुभ रात्रि। और इन वीडियो को देख करके आप अपने को प्रिपेयर कीजिए कि हम किस प्रकार से एक अच्छे विद्यार्थी और भविष्य में एक अच्छे नागरिक या अच्छे शिक्षक बने। धन्यवाद।